नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। अलास्का में ट्रंप पुतिन के बीच 3 घंटे चली बैठक, नहीं हुई कोई डील। दोनों नेता 12 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रवाना। 18 अगस्त को जेलेंस्की जाएंगे अमेरिका। बिहार में एसआईआर पर संग्राम जारी। कल से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा होगी शुरू। तेजस्वी यादव ने जारी किया कैंपेन सॉन्ग। कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम योगी ने भरी हुंकार। बोले, हमने अयोध्या में 500 साल की गुलामी का अंश मिटा दिया, अब बारी मथुरा की है। एनसीईआरटी के नए एजुकेशन मॉड्यूल पर सियासत तेज। भारत विभाजन के लिए कांग्रेस और जिन्ना जिम्मेदार, भड़के ओवैसी। घुटनों पर आ गया था आतंकी मुल्क पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 200 से ज्यादा सैनिक। पाक मीडिया ने जारी की लिस्ट। खबरों में सबसे पहले बात घुटनों पर आए ट्रंप की। अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई। यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 घंटे दोनों नेता आमने सामने बैठकर बात की, जिसके बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान इन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी बैठक सकारात्मक रही। ट्रंप ने इस बैठक को 10 में से 10 अंक दिए। वहीं पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा सबसे जरूरी है। अब अगली मीटिंग मॉस्को में होगी। अपनी बात कहने के बाद दोनों नेता मंच से फौरन चले गए। वहीं जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उनकी ट्रंप से 1.5 घंटे बातचीत हुई है। जेलेंस्की 18 अगस्त को वाशिंगटन डीसी जाकर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अलास्का की मीटिंग से ट्रंप को क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ है। बेइज्जती और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं हुआ। पूरा अमेरिका का मीडिया, वहां का अपोजिशन इनके पीछे पड़ा हुआ है। नाटो अलग इनके विरोध में आकर के खड़ा हो गया। भाई, आपने क्या किया? आपने तो और डेट एक्सटेंड कर दिया। नो सीज फायर का मतलब यह है कि अमेरिका के साथ रूस की बातचीत भी चल रही है और पुतिन को हमला करने की गारंटी, उसका लाइसेंस भी मिल गया है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इसलिए जब दोनों ही नेताओं का विमान हवा में था, अलास्का पहुंचने वाला था, रूस ने हमले तेज कर दिए। मीटिंग के बाद आज फिर हमले की खबर आ रही है। तो युद्ध विराम मिला नहीं, युद्ध विराम हुआ नहीं, तो फिर क्या ये लोग बातचीत कर रहे थे? 2 घंटे 45 मिनट तक क्या बातचीत हुई? बातचीत इस कदर हुई कि पुतिन इस बातचीत के ऊपर हावी हो गए। ये पूरा अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि ट्रंप हारे, इनकी बेइज्जती हुई। अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पूर्व आर्मी जनरल्स हैं, वो टेलीविजन चैनलों पे आगे कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बड़ी बेइज्जती अमेरिका की करवा दी कि आप पुतिन से हाथ मिलाने गए और खाली हाथ वापस आए, और जो कुछ भी इससे हासिल हुआ वो पुतिन की जीत हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप बुली करना चाह रहे थे, लेकिन हुआ क्या? शेर को सवा शेर मिल गया। यही पुतिन की सबसे बड़ी जीत है और भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर सियासत तेज है, जिसको लेकर कल से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो 23 जिलों से गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना में रैली के साथ समाप्त होगी। तेजस्वी ने कैंपेन सॉन्ग जारी कर लोगों से लोकतंत्र बचाने और यात्रा से जुड़ने की अपील की। राहुल गांधी ने आज फिल्म लापता लेडीज से प्रेरित होकर एक स्पूफ वीडियो साझा कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर लोगों से वोट चोरी से आजादी अभियान में शामिल होकर लोकतंत्र बचाने का आह्वान किया। इधर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यात्रा पद यात्रा करते रहें, आयोग को गाली देते हैं, संविधान को शर्मिंदा करते हैं, उनकी यात्रा चलती रहती है लेकिन हर बार हार जाते हैं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, डॉक्टर साहब, इसके क्या है मायने? इसके कोई मायने नहीं है। ये एनार्किस्ट हो गए। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन के ऊपर इनको भरोसा नहीं है।
जब वोट की चोरी हुई तो 99 सीट ला करके आप तो ऐसे हवा में उड़ रहे थे जैसे बहुत बड़ी जीत हो गई। वोट की चोरी करके विजेता अपनी सीटें घटाएगा? आपके लॉजिक में ही दम नहीं है और इसलिए जनता आपके साथ नहीं। आप यात्रा करें, बहुत सारे लोग यात्रा करते रहते हैं, हर व्यक्ति यात्रा में रहता है। आप पॉलिटिकल यात्रा कर रहे हैं तो बिना जनता के समर्थन से इस तरह की यात्रा का कोई इंपैक्ट नहीं होता। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स जो है इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, मीडिया मैनेजमेंट? अगर यही होता तो आपने देश भर की यात्रा कर ली। आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि जिस व्यक्ति ने देश भर की यात्रा की हो और हासिल सिफर हुआ हो, जीरो। चंद्रशेखर जी, जिनकी पार्टी कुछ थी ही नहीं, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा किया, वो प्रधानमंत्री बन गए। और आप लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसा बने हो कि जिसमें अपोजिशन के लोग तुमको लीडर नहीं मानते। वैसे एक खबर मैं आपको दे दूं, कल इनकी यात्रा तो शुरुआत जरूर हो रही है, लेकिन कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसका जवाब भी दिया जाएगा। कल बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है और एक एक आरोप का जवाब पब्लिक डोमेन में दिया जाएगा। और ये सारी चीजें इसलिए बेमानी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम एसआईआर के ऊपर सवाल करने वाली ये पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, आरजेडी हो, अखिलेश यादव हो, इन सबको मुंह की खानी पड़ी है। इसीलिए इस यात्रा का ना तो कोई फायदा होने जा रहा है, बल्कि इसका इम्पैक्ट कांग्रेस पार्टी को निगेटिव होने वाला है। अब बात सीएम योगी की। भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्म उत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचे। इसके साथ ही उनके नाम एक नया रिकॉर्ड भी बन गया। वो यूपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पिछले 8 सालों में 38 बार मथुरा और वृंदावन के दौरे पर आ चुके हैं। सीएम ने मथुरा को 645 करोड़ की 118 विकास परियोजनाओं का भी तोहफा दिया। वहीं जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार गुलामी के अंश को खत्म कर रही है। हमने अयोध्या में 500 सालों की गुलामी के प्रतीक को हटा दिया। अब हम मथुरा में भी यही काम करेंगे। अगर अयोध्या राम जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है तो मथुरा श्री कृष्ण के अवतार भूमि के रूप में जानी जाएगी। सीएम योगी ने जिस तरह से जन्माष्टमी के मौके पर ये एक तरह के हुंकार भरी है, वो क्या है? देखिए, योगी जी कृष्ण जन्माष्टमी हो या फिर मथुरा की जो फेमस होली है, वो आते रहते हैं। लेकिन जब से सीएम बने हैं 38 बार, इसका एक पॉलिटिकल मैसेज है। मतलब अयोध्या की तरह कुछ बड़ा होने वाला है और इसके लिए कोई बहुत आंदोलन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से अब मथुरा के अंदर भी वहां पे कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, तो आप देखिए, न सिर्फ मंदिर निर्माण बल्कि डेवलपमेंट, अभी बहुत सारी चीजें मथुरा के अंदर होने वाली है। जेवर वहां से ज्यादा दूर नहीं है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। जेवर से मथुरा नजदीक है, दिल्ली दूर है, ये भी आप समझ लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो राजनीति का एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, भाई लॉ एंड ऑर्डर तो एक प्लस पॉइंट योगी आदित्यनाथ का था ही, धर्म, हिंदुत्व और उसके साथ साथ गवर्नेंस, और अब जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी लीडर के लिए बड़ा जरूरी है कि लोग आप में एक विकास पुरुष देखें, क्या पर्सन हु हैज अ विजन, एक ऐसा मुखिया राज्य का जो समय के साथ साथ या समय से आगे कि विकास को देख पाता है, उसको कार्यान्वित करता है। और ये मुझे लगता है कि एक नया डिपार्चर
पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस में। अब वो ज़्यादा वो उसको कह सकते हैं बयान उस तरह के नहीं देते, फोकस उनका लॉ एंड ऑर्डर तो एक प्लस पॉइंट उनके साथ था ही, जो विकास को योगी आदित्यनाथ एक प्राइम फोकस बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, ये काफी अच्छी खबर है। जी, खबरों में अब बात अगली खबर की। एनसीईआरटी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक नया एजुकेशन मॉड्यूल जारी किया। मॉड्यूल कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें भारत के बंटवारे के लिए 3 प्रमुख नामों, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन जिम्मेदार ठहराए गए हैं। जिन्ना पाकिस्तान की मांग के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कांग्रेस ने नेहरू और पटेल के नेतृत्व में बंटवारे को गृहयुद्ध से बचाने के लिए इसे स्वीकार किया। माउंटबेटन की भारत छोड़ने की जल्दबाजी और प्रमुख वजहों में भी इसे गिना गया है। मॉड्यूल में यह भी बताया गया है कि विभाजन पूरी तरह से जरूरी नहीं था, बल्कि राजनीतिक दबाव, गलतफहमियां और परिस्थितियों का परिणाम था। असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर कहा है कि शमसुल इस्लाम की किताब मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन को एनसीईआरटी में शामिल करें। विभाजन के बारे में ये झूठ बार बार बोला जाता है कि हम इसके लिए कैसे जिम्मेदार हैं। जो यहां से भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो यहीं रहे हैं। एनसीईआरटी में जो बदलाव किए जा रहे हैं उस पर इतनी सियासत क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी और ये लेफ्ट लिबरल कबाल तथा कथित सेकुलर पॉलिटिशियंस को लगता है कि इतिहास के ऊपर उनकी बपौती है। उन्होंने जो कह दिया वो सही है। एक हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है कि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। जो लोग हिंदुस्तान के इतिहास को जानते समझते हैं, पिछले 200 साल में हिंदुस्तान कितनी बार कट गया, टूट गया। यह तो वो मुल्क था कि जिसके बाउंड्रीज इराक तक जाकर के सटते थे। सेंट्रल एशिया तक कनिष्क का साम्राज्य था। चोलास वो इंडोनेशिया तक थे, लाओस, कंबोडिया सब। लेकिन धीरे धीरे आक्रमण होता रहा, हम टूटते बिखरते रहे। अभी क्या है? तो क्यों हुआ? ये सवाल तो बताना पड़ेगा ना, कि बस गंगा जमुना तहजीब सिखा दोगे। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि धर्म के आधार पे इस देश को बांटा गया। मुस्लिम लीग ने कहा, जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक मुल्क में नहीं रह सकते। वी आर टू नेशंस, टू डिफरेंट नेशंस। और उनको जमीन देगी, बंटवारा हो गया। ये दुनिया का अकेला ऐसा वाहिद मुल्क है कि जहां धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, तो जो लोग इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान जिन्होंने बनाया, उन्होंने तो अपने आप को इस्लामिक बता दिया। या हमारे यहां ही कुछ ऐसे जिनकी माताओं ने आखिरी रोटी खिलाई कि उन्होंने कह दिया भाई ये सेकुलर देश बनेगा, सब मिलजुल के रहेंगे। तो कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। जिन जगहों पे, ये खास करके बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, यहां के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के जिन्ना का साथ दिया, मुस्लिम लीगों को वोट दिलवाया, और यहीं से कोई नहीं गया। तो ये तो हकीकत है ना। अब आप ये चाहते हो गंगा जमुनी तहजीब का नाम पे जो है तमाशा करवाएं? सच बताना जरूरी है। तो बंटवारा तो सच है। तो बंटवारा किसकी वजह से हुआ? एक, जिसने अलग देश की मांग की, जिसने कहा भाई बंटवारा करेंगे, तो पहला गुनहगार वो तो मुस्लिम लीग, जिन्ना। जिसने इस मांग को बकायदा अमली जामा पहनाया, जिसके हस्ताक्षर से, जिसके कहने पे देश को तोड़ा गया, उस समय की सरकार माउंटबेटन। और जो पूरे देश में आजादी की लड़ाई, भाई अभी जब आजादी हमने दिलाई, आजादी हमने दिलाई, ये बोलने दो। एक कांग्रेसी इतनी लंबी जुबान लगा करके कहेंगे कि भाई हमने दिलवाई, तो तुलवाया कौन? क्यों नहीं रेसिस्ट किया? क्यों नहीं रेसिस्ट किया?
तो जो एग्रीमेंट हुआ उसमें सिग्नेटरी कौन है? कांग्रेस। तो क्या किताब में गलत लिखा जा रहा है? क्या गलत लिखा जा रहा है? यह तमाशा चल रहा है देश के अंदर में। गलत इतिहास पढ़ा पढ़ा के तुम लोगों ने दिमाग खराब कर दिया लोगों का। यहां पे हकीकत यह है, इसी कांग्रेसी मानसिकता, इसी तरह के लोग ये हिंदुस्तान की राजनीति में एक्टिव रहेंगे, हमारे देश का और विभाजन होगा। इनको कोई मतलब नहीं है देश से। ये इस तरह के लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वालों के साथ खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी ये डफली बजा बजा करके, ये कन्हैया कुमार बंगाल मांगे आजादी, तमिलनाडु मांगे आजादी, केरल मांगे आजादी, ये तमाशा करने वाले लोग उसको लेकर के राहुल गांधी बारात बना करके बैठाया हुआ है। और ये कहा जाए कि भाई ये बंटवारे के 3 विलन हैं, तो इसमें आपको मिर्ची नहीं लिखनी। ये हकीकत है, ये कोई इतिहास लिख नहीं रहा, ये हकीकत है। और इस सच्चाई को देशवासियों को जानने का अधिकार है। जी, खबरों के आखिर में बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने पहली बार ये माना है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसके 200 से ज्यादा सैनिकों की जान गई। पाक ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर जंग में मारे गए 155 सैनिकों को सम्मानित किया और इन सैनिकों की लिस्ट सामने आने के बाद साफ हो गया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को गहरी चोट दी। जिन्होंने वो शहादत जिसे वो कह रहा है, दरअसल में वो भारत के हाथों मिली करारी हार है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे ज्यादा पाक सैनिक पंजाब प्रांत में मारे गए। पाक मीडिया ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री के मारे गए जवानों के नाम हैं। वहीं आज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एंटी टेररिज्म विधेयक भी पारित किया गया। माना जा रहा है ये कानून बलूचों को कुचलने के लिए लाया जा रहा है। पाकिस्तान ने ये मान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में उसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, मानना ही पड़ेगा। इतने सारे मिसाइल्स किस लिए गिरे? वहां फूल बरसाने के लिए थोड़ी गए थे। लेकिन ये आंकड़े कम बता रहा है। इतने लोग आर्मी के मारे गए। ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ब्रह्मोस हम लोग मार रहे थे ना, जो उनके एयर बेसिस को हम लोग उड़ा रहे थे, उसमें मारे गए ये लिस्ट आर्मी वालों की लिस्ट है, एयरफोर्स वालों की लिस्ट है। और वो जो गुंबद को उड़ा रहे थे हम लोग, हाँ, बहावलपुर में तो अलग अलग 9 आतंकी ठिकानों के ऊपर, तो संख्या तो इससे कहीं और ज्यादा है। ये मुरीदके के अंदर जब तक सवेरा होता, अब तो वहां के अखबारों में खबर छपी कि अटैक हुआ, उसके बाद ट्रक के ट्रक लाश को लेकर के लोग गायब हो गए। कारण उसमें कश्मीरी लड़के थे, इधर उधर से लाए गए लड़के थे, मदरसे के लड़के थे। उसका कोई पता ठिकाना नहीं कि कौन बच्चे थे, किसने अपने बच्चे को दिया, क्या दिया, नहीं दिया। काउंटिंग तो वहां हुई है कि जिसके डिपार्टमेंट के लोग गए, उसको छिपा नहीं सकते। ऐसे तो बड़ा हेकड़ी दे रहा था कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। वो सबके परिवार वालों का, मेरा भी हस्बैंड मारा गया, मेरा बेटा मारा गया, तो ये वो संख्या है। तो ये जो 1 के बदले 10, 26 पहलगाम में, तो 1 के बदले 20 कैलकुलेट कर लीजिए, इतना नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। लेकिन ये तो मक्कारों का मुल्क है, ये तो झूठ बोलने में बहादुर हैं ये लोग। भाई इतने सारे लोग मर गए और बिना लड़े हुए मरे, वापस गोली भी नहीं चला पाए और इनकी मौत हो गई, है ना। और आर्मी चीफ जो है मुल्ला मुनीर, अपने आप को फील्ड मार्शल, तो ये फील्ड मार्शल है। ये बात आज जो निकली, जो लिस्ट है, उससे साबित होता है। चलिए डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।